देखो अभी जो आ, इससे पहले जो श्लोक था उसमें हमने बताया था कि प्रमेय पीड़िका जो होती है उनकी चिकित्सा कैसे करनी है, गुलमबद करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि प्रमेय पीड़िका जो बनती है उससे पहले गुल्म की कंडीशन जैसी अपने को शोथ की कंडीशन मिलती है। ठीक है, आचार्य संस्कृत ने तो डायरेक्ट बता दिया कि भाई प्रमेय पीड़िका से पहले या शोथ से पहले गुल्म बनेगा। ठीक है, परंतु आचार्य चरक ने बोला कि उस चीज़ को ही जैसे गुलम जैसी कंडीशन को ग्रंथि बोला कि पहले ग्रंथि बनेगी उसके बाद वो प्रमेय पीड़िका बनेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसी चिकित्सा में बोला कि भाई अगर ग्रंथि और गुल्म एक जैसी संरचना है, क्योंकि श्रुत गुल्म मानते हैं और चरक वो उसी कंडीशन को प्रमेय पीड़िका के अंदर क्या मान रहे हैं, गुल्म ग्रंथि मान रहे हैं। तो गुल्म और ग्रंथि एक जैसी कंडीशन हो गई, इसलिए इस चिकित्सा में बताया कि इसकी चिकित्सा भी गुल्म के समान करनी चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि प्रमेय पीड़िकाओं के बारे में और क्या चीज़ है कि बिना प्रमेय अप्यता जायन्ते दुष्ट मिथसा। ठीक है, तावत चेता न लक्षन्ते यावद वस्तु परिग्रह। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि प्रमेय पीड़िका जो है, ठीक है, वो प्रमेय पीड़िका जरूरी नहीं कि प्रमेय की वजह से ही हो। ठीक है, प्रमेय के बिना भी ये प्रमेय पीड़िका हो सकती है। ठीक है, परंतु प्रमेय पीड़िका बिना प्रमेय के कब होगी? दुष्ट में दशा। ठीक है, मेद जो है आपका, मेद धातु जो है वो दुष्ट हो जाए तब उसको प्रमेय पीड़िका बिना प्रमेय के भी हो सकती है। ठीक है, परंतु उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तावत एता न लक्ष्यन्ते। ठीक है, उनका जो लक्षण है वो तब तक अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तब तक यावत वस्तु परिग्रह, वो आसपास, परिग्रह मतलब आसपास के जो एरिया को, ठीक है, आसपास के एरिया को जब तक कवर ना कर ले। ठीक है, तो ये बोला है कि प्रमेय पीड़िका जरूरी नहीं प्रमेय की वजह से ही हो, प्रमेय पीड़िका दुष्ट में होने की वजह से भी बिना प्रमेय की हो सकती है, परंतु उसका जो लक्षण है वो तो हमें कब मिलेगा? जब वो आसपास के एरिया को कवर कर लेगी। ठीक है, तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा जब तक कि वो आसपास के टिश्यू को नहीं कवर करेगी। नीचे लिखा है कि पीड़िका की साध्य असाध्यता। ठीक है, तो देखो सराविका, कक्षपिका, जालनी, ये शुरू की तीन पीड़िका हैं। ठीक है, सराविका, कक्षपिका, जालनी, चयति दुखसा, ये दुख सा मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है वो दुख पूर्वक होता है। ठीक है, आसानी से ठीक नहीं होती। जायन्ते ता अतिबला प्रबुद्ध श्लेष मेधसा, और ये बलशाली होती हैं। ठीक है, और इसमें प्रभुत्व मात्रा में श्लेष्म और मेद होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रभुत्व मात्रा में इसमें आपको श्लेष्म और मेद मिलेगा। दुःशाह होती है, अधिक कष्ट देने वाली होती है। ठीक है, कौन कौन सी? सराविका, कक्षपिका और जालनी। ठीक है, सरसपी, अलजी, च ए बिनता, विद्रजी च या साध्या, पित्त उल्बणास्तु संभवते अल्पमित्सा। ठीक है, सराविका, कच्छपिका, जालनी, ये तीन देख लिए अपन ने। उसके बाद देखो सरसपी, अलजी, विनता, विद्रदी, बाकी बाकी जो चार बची उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये साध्य हैं। ठीक है, ये साध्य हैं और ऊपर वाली दुख साध्य थी, दुख सहा मतलब कष्ट देने वाली थी, और नीचे वाली साध्य बोल रहा है कि पित्त उल्बणास्तु, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है, पित्त ज़्यादा होता है, और संभवतः अल्प मेदता, मेद इसमें अल्प है। ठीक है, तो पित्त बढ़ा हुआ है इनमें और मेद क्या है? कम है। ठीक है, जबकि ऊपर वाले की जो एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था? मेद और श्लेष्म ज़्यादा था। ठीक है, तो हमने जब आपको बताया था कि सुख साध्य जो रोग हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन था कि उसमें लिखा नाचे तुल्य, नाचे तुल्य दोष। ठीक है, कि दोष और दूसरे हमेशा तुल्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर तुल्य नहीं होंगे तो वो क्या? सुख साध्य होंगे। तो उसी कंडीशन के आधार पर इन्होंने बोला है कि देखो सरसपी, अलजी और भिन्नता और विद्रदी, इनमें कौन सा दोष है? पित्त दोष है। ठीक है, और मेद क्या है? अल्प मेद है। ठीक है, तो पित्त दोष है और मेद
है परंतु अल्पमेध है, ठीक है, दोनों विपरीत हैं। पित्त का संबंध मेद से तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है, विरोध हो गए। विरोध हो गए तो क्या होगी, सुख साध्य होंगी, इसलिए इन्होंने साध्य लिखा हुआ है, ठीक है। परंतु यहाँ देखिए कि बोल रहा है कि ये जो आपने बताई हैं शराबी का कछपे का जालनी, इसमें क्या होता है, कफ बढ़ा हुआ होता है, इसमें कफ दोष है, ठीक है। और मेद क्या होता है, मेद भी कफ को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गई, आपस में एक जैसी चीजें हो गई, तुल्य चीज हो गई। अगर तुल्य चीज होंगी तो क्या होगा, वो कष्टदायक होगी या देरी से ठीक होने वाली होगी, इसलिए उन्होंने ऊपर वाली को लिखा दुखसाह और नीचे वाली को लिखा साध्य, ठीक है। अब बोल रहे हैं स्थान के अनुसार पीड़िकाओं की साध्य साध्यता, ठीक है। तो देखो मर्म अंशे गुदे पाणियों स्तने संदिशु पाद्यो जायन्ते यस्य पीड़िका सा प्रमेहिना जीविती, ठीक है। तो ये स्थान बताएं कि अगर पीड़िका मर्म प्रदेश में हो रही है, ठीक है, अंश प्रदेश में मतलब कंधे पे हो रही है, गुद प्रदेश में हो रही है, पाणियों हाथ के प्रदेश में हो रही है, स्तन में हो रही है, संधि में हो रही है और पाद में हो रही है, ठीक है। अगर ये पीड़िकाएं इन स्थानों पर होगी तो पीड़िका का जो रोगी होगा वो प्रमेहिना जीविती, ठीक है, उसकी मृत्यु तक हो जाएगी, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये सब आपको स्थान जो है वो आपको याद रखने हैं। पूछे जाते हैं कि किस स्थान पर पीड़िका होने पर रोगी की मृत्यु हो सकती है या असाध्य पीड़िका होगी, तो इन स्थानों पर बताया हुआ है चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत में देखो नीचे और लिखा हुआ है, कुछ नाम दे रखे हैं कि देखो सुश्रुत वाले में, सुश्रुत निदान में गुदा ऊपर लिखा हुआ है, हृदय लिखा हुआ है, सिर लिखा हुआ है, सिर तो लोग एक लिख लीजिए, सिर नहीं है उसमें, सिर लिखा हुआ है, एक पृष्ठ एक्स्ट्रा है, पृष्ठ पर निशान लगा लेना कि सुश्रुत ने पृष्ठ पे भी अगर पीड़िका है तो भी असाध्य मानिए, ठीक है। और दुर्बल अग्नि, जिसकी अग्नि दुर्बल है, ठीक है, ऐसी जिसके पृष्ठ पे है, दुर्बल अग्नि है, सिर में है, तो ऐसे जो पीड़िका के रोगी हैं उनको परिवर्जित, उनकी चिकित्सा करने के लिए मना किया है आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। तो जो ऊपर बताए थे उनको तो आपको याद करना ही है, साथ में सुश्रुत वाले एक दो और हैं उनको हमेशा याद करके ही चलना, ठीक है, ठीक है। अन्य पीड़िकाएं, इसके अलावा कुछ पीड़िकाएं हैं, ठीक है, उन पीड़िकाओं के बारे में दे रखा है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बस एक बार देख लो। देखो पीड़िका संति रक्त पित्त असित अरुणा पांडुरा पांडुवर्णा भस्माभा मेचक प्रभा मृदा कठिनस्य स्थूला सूक्ष्म मंद वेगा महावेगा अल्पशूला महारुजा, ठीक है। इसका कोई खास औचित्य वाली बात नहीं है, उसके लक्षण दे रखे हैं कैसे कैसे हो सकते हैं पीड़िका, ठीक है। अब पीड़िकाओं के उपद्रव, पीड़िकाओं में उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं, तो तृष्णा श्वास मांस कोत मोह हिक्का मद ज्वरा विसर्प मर्म संरोधा पीड़िका नाम उपद्रव, ठीक है। तो ये पीड़िकाओं के उपद्रव हैं। तृष्णा मतलब प्यास है, श्वास रोग, मांस का सड़ना यानी कोत, ठीक है, हिक्का मद ज्वर और विसर्प और मर्म प्रदेश, मर्म संरोधा मतलब मर्म प्रदेश यानी हृदय की रुकावट का होना, ये पीड़िकाओं के उपद्रव हो सकते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, इसमें स्पेशली आपको याद रखना है कोथ वाला, मांस कोथ, ठीक है, कोथ हो जाता है, ठीक है, इसमें निशान लगा लेना। अब दोषों की गति, तीसरा हमने जो पॉइंट उसमें पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था हृदय रोग शिरोरोग, उसके बाद 6 पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर मैं पीड़िकाएं पढ़ी थी, फिर विद्रदी पढ़ी थी, और अब जो पढ़ रहे हैं अपन दोषों की त्रिविध गति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोषों की त्रिविध गति कौन कौन सी है, 6 स्थान और वृद्धि, ठीक है, 6 स्थान 6 वृद्धि 6 दोषाणाम त्रिविधा गति, ये 3 तरह की गति है दोषों की। अपने जो स्थान है उस पर या तो उनका 6 हो गया है या उनका अपने समावस्था में है या फिर उनकी वृद्धि हो गई है, ठीक है, 3 तरह से ये दोष गति कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वम च अधय च त्रियग च विवेज्ञा त्रिविधा परा, उसके अलावा 3 गति और कौन सी है, ऊर्ध्व गति कर रहा है वो दोष, अधय गति कर रहा है या त्रियग गति कर रहा है, ठीक है, ये भी 3 तरह की गति है, ठीक है। और आगे बोला है कि 3 तरह की गतियां और भी है, इनको 3 तरह से और कैसे डिवाइड करेंगे, त्रिविधा च अपरा
कोष्ठ शाखा मर्म अस्थि संधिसु। ठीक है, जो हमने रोग के जो 3 भेद पढ़े थे चैप्टर नंबर 11 में, कोष्ठ शाखा और मर्म अस्थि संधिसु। ठीक है, इस तरह से इनको 3 भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। इत्युक्ता विधि भेदेन दोषाणाम त्रिविधा गति। ठीक है, ये दोषों की 3 तरह की गति है। तो 3 तरह की गति कितनी बार होता है, हमें 3 बार बता दी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी दोषों की गति है, त्रिविध गति है। अब देखो, इसको और क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसको अच्छे से और देख लीजिए, दोषों की गतियाँ। ठीक है, हमने जो पढ़ी पहली स्थान, क्षय और वृद्धि। ठीक है, पहली ये पढ़ी थी। दूसरी कोष्ठ, शाखा और मर्मस्थिक। तीसरी आपकी ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी, परंतु ये प्राकृत वैकृत वाली अभी नहीं पढ़ी। इनको आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे कि दोषों की प्राकृतिक गति क्या है, प्राकृतिक गति अभी आ जाएगी आगे। ठीक है, ऋतु के अनुसार दोषों की गति। अब ऋतु के अनुसार दोष कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। चय, प्रकोप, प्रशमन, पित्त आदि ने यथाक्रम। तो चय मतलब संचय, प्रकोप और प्रशमन, ये पित्त आदि दोषों का यथाक्रम है। ठीक है, यथाक्रम है। तो ये कैसे, चय, प्रकोप, प्रशमन कैसे होता है? तो भवन्ते एक से षट्सु काले अग्रो अब्र गमादिशु। ठीक है, जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार इनका संचय, प्रकोप, प्रसर बताया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी आपको हिंदी वाले चैप्टर को एक बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पित्त का संचय। पित्त का संचय हम लोगों को पता है, हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं कि वर्षा ऋतु में। ठीक है, प्रकोप शरद ऋतु में। ठीक है, हेमंत में समन होता है। ऐसे ही कफ का भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कफ का संचय हेमंत ऋतु में, प्रकोप बसंत में और समन ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में, प्रकोप प्रावट में चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं वो प्राकृतिक रूप से बताई हुई हैं। जो ऋतुओं के अनुसार जो प्राकृतिक चेंजेस आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, परंतु क्वेश्चन इसके नीचे वाला जो पार्ट है वहां से कई बार उठाते हैं लोग। ठीक है, और ये जो लॉजिक है ये सुश्रुत में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, एक बार वहां भी पढ़ेंगे पर यहाँ भी देख लेते हैं। तो पहला, सबसे पहले इन्होंने बताया पित्त के बारे में। ठीक है, तो पित्त के बारे में इन्होंने बोला है कि पित्त के बारे में एक्चुअल में प्रकोप और समन और संचय होता क्यों है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पित्त के बारे में हमने बताया कि पित्त वर्षा ऋतु में संचय होता है। वर्षा ऋतु में एक्चुअल में होता क्या है ऐसा जो संचय हो जाता है? तो वर्षा जब होती है तो उसके समय जो एटमॉस्फेयर है और शरीर है, दोनों चीज़ों में कुछ अंतर आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है ऐसे, जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी तो सबसे पहले तो कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो नई स्टार्ट हो जाएंगी बनना। ठीक है, ठीक है, और वो नई मेडिसिन बिल्कुल न्यू होने की वजह से उनमें शक्ति क्या होती है, उसकी पोटेंसी कम होती है। ठीक है, और दूसरा जो वर्षा ऋतु में जो जल गिरता है वो सभी तरफ इतना जल हो जाता है कि वो गंदा जल होता है। ठीक है, वो शुरू में स्टार्ट होता है तो वो जल गंदा होता है। ठीक है, गंदा रहता है, और गंदा रहने की वजह से वहाँ की जो औषधियाँ हैं, पृथ्वी भी गंदी हो जाती है, और यदि औषधियों का प्रयोग किया जाए तो वो औषधियों का प्रयोग अच्छी तरीक़ा से, तरुण औषधियाँ हैं, और जल गंदा होने के, अम्लीय भाव होने की वजह से और अग्नि मंद होने की वजह से उन औषधियों को और खाने को पचा नहीं पाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, इस परिस्थिति में यदि औषधियों का प्रयोग किया जाए तो आकाश मेघ के विस्तृत होने पर, जल से पृथ्वी गीले होने पर, मनुष्य शरीर का गीला रहने से शीत वायु मनुष्य की अग्नि को मंद वेग वाली बना देती है। ठीक है, तो वो शरीर में जो किलिनता है, गीलापन है, और इन्वायरमेंट में जो गीलापन है और बाहर की जो शीतलता है वो शरीर की अग्नि को मंद कर देती है। ठीक है, जब अग्नि शरीर को मंद कर दे, शरीर की जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी, तो अल्टीमेट जो भी चीज़ हम खाएंगे, चाहे वो मेडिसिन है चाहे आहार है, उसमें क्या होगा, उसमें विदा हो जाएगा। ठीक है, उसका पाक अच्छे से नहीं होगा, उसमें विदा हो जाएगा, और वो विदा की वजह से जो पित्त बढ़ा है वो संचय अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। इस लॉजिक को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं।
ठीक है। जैसे सुश्रुत ने, देखो भागवत ने इसमें श्लोक में दिया कि अम्ल विपाक औषधि तादृश्यम, इस समय क्या हो जाता है, जो औषधियां हैं उनका अम्ल विपाक हो जाता है, और अम्ल विपाक की वजह से पित्त का संचय होता है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने एक और बात बोली, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वो भागवत का ही आया है कि इस समय पित्त केवल एकत्र होता है, उसका कोप नहीं होता, क्योंकि वातावरण शीतल रहता है। और वातावरण जब शीतल होता है तो मान लीजिए पित्त प्रकोपित होगा तो शीतता क्या करेगी, पित्त के जो उष्ण गुण है वो शीतता उस गुण को कम कर देगा, क्योंकि वातावरण में शीत गुण आ गया। शीत क्या करेगा, पित्त के उष्ण गुण को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इसलिए लिखा है कि शीत से पित्त का विरोध होता है। शीत से पित्त का विरोध होने की वजह से पित्त प्रकोपित अवस्था में नहीं जाता, इस कंडीशन में केवल किस अवस्था में रहता है, संचय अवस्था में रहता है। समझे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि पित्त प्रकोपित अवस्था में क्यों नहीं जाता, क्योंकि शीत गुण की वजह से पित्त का विरोध हो जाता है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये आगे भागवत में पढ़ेंगे, परंतु इस यही कारण एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट कफ। पहले तो ये संचय देख लिया हमने, प्रकोप और देख लेंगे। प्रकोप दे रखा है देखो इसमें। प्रकोप कब होता है, शरद ऋतु में होता है। और शरद ऋतु में अल्टीमेट क्या होता है कि शरद ऋतु में वर्षा तो हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, शरद काल में वर्षा तो बंद हो जाती है, और जो आकाश है वो मेघ रहित हो जाता है, बादल नहीं होते उस समय। ठीक है, आकाश का हो जाता है, मेघ रहित हो जाता है। और पृथ्वी का जो किलिनता उत्पन्न हुई है, क्लेद उत्पन्न हुआ है, मेघ नहीं रहेगा तो आकाश की सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अच्छे से आएंगी, और उसकी वजह से जो क्लेद था हमारे शरीर के अंदर भी और पृथ्वी के अंदर भी, दोनों को अच्छे से सूर्य की किरणें सुखा देती हैं, इसलिए पृथ्वी का गीलापन सूख जाता है। ठीक है, और सूर्य की किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि सूर्य की किरणें पित्त का जो अंश है, पित्त का अंश को द्रवित कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि पित्त का एक भाग द्रवित भी होता है। ठीक है, तो पित्त को द्रवित कर देती हैं, और द्रवित पित्त क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्ध होकर उन्मार्ग गमन करता है, दूसरे मार्गों में जाना स्टार्ट करता है, और उस उन्मार्ग गमन से पित्त का प्रकोप होता है, और यह प्रकोपित होकर क्या करता है, पैत्तिक व्याधियां उत्पन्न करता है। ठीक है, ये दूसरा लॉजिक इसके प्रकोप का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या है कि समन कब होता है, वो हेमंत ऋतु में होता है। तो हेमंत ऋतु में अल्टीमेट क्या होता है, तो हेमंत ऋतु में जो औषधियां हैं वो अपने पूर्ण विपाक को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में कि वर्षा ऋतु में अल्प वीर्य वाली होती हैं, या पक जो उसका पाक है वो पूर्णता नहीं हुआ होता है, परंतु हेमंत ऋतु में जो मेडिसिन हैं वो अपने पूर्ण विपाक का वीर्य को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ठीक है, उस समय का अगर वाटर देखेंगे तो वाटर भी बिल्कुल स्वच्छ है, जैसा कि उसमें अमल विपाक हो रहा था वर्षा ऋतु में, वो तो वेट जो वाटर था वो अब क्या हो गया, पूरी तरह से क्लीन हो गया, पृथ्वी भी पूरी तरह से क्लीन हो गई। ठीक है, स्वच्छता में आ गई। वातावरण क्या हो गया, अब हेमंत ऋतु चल रही है तो हेमंत ऋतु में आप देखो वातावरण शीतल है। ठीक है, और शीतल होने की वजह से क्या होता है कि बाहर जो है हमारी अग्नि जा ही नहीं पाती। ठीक है, शरीर की अग्नि है वो अंदर ही बढ़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि वातावरण शीतल की वजह से वायु बढ़ती है अंदर, और बात क्या करता है, उस ऊष्मा को और बढ़ा देना स्टार्ट कर देता है अंदर। ठीक है, ये जो हम हेमंत ऋतु पढ़ रहे हैं तब ऑलरेडी पढ़ के आए थे ये सब चीज़ें, कि शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, और वो ऊष्मा तेज होने लग जाती है। ठीक है, परंतु इस कंडीशन में जो भी चीज़ हम खाएंगे तो अग्नि तीव्र है, जो भी चीज़ खाएंगे तो वो तुरंत पच जाएगा, और जब कोई चीज़ अच्छी सम्यक रूप से पचती है तो जो विपाक बनता है वो मधुर विपाक बनता है। ये जो चीज़ें पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे गृहणीय अध्याय तब उस समय पढ़ेंगे कि अगर पाक अच्छे से सही से हुआ है तो अल्टीमेटली जो पाक है वो सबसे पहले मधुर पाक होता है, मतलब होता तो दूसरे पाक है परंतु जो सही पाक अगर होगा तो मधुर विपाक होगा। ठीक है, तो मधुर पाक होता है तो इसलिए पित्त का समन इजीली तरीका से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा लॉजिक हो गया। ठीक है, अब कफ के बारे में। कफ का संचय हेमंत ऋतु में होता है, क्योंकि औषधियाँ वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि कफ का संचय हेमंत ऋतु में होता है, क्योंकि जो औषधियाँ हैं वर्षा में उत्पन्न होती हैं वह परिणित वीर्य प्राप्त हो जाती हैं, और अग्नि शक्ति पूर्ण रूप से आ जाती है। हेमंत ऋतु में जैसे मैं बताया था अभी कि उसकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। ठीक है, अगर अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है
तो इस समय जो जल है वो जैसे अभी इससे पहले बताया था कि स्वच्छ होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा, ठीक है। और उस समय सूर्य की किरणें मंद होती हैं, सूर्य इतना प्रोमिनेंट नहीं होता अपनी स्वाभाविक अवस्था से, तो सार से मिली हुई वायु से गर्मी रुक जाती है, ठीक है। तो सार से मिली हुई वायु से गर्मी रुक जाती है, यानी कि जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं आ पाती। उस समय इन औषधियों का जल का प्रयोग करने से उसका पाचन ठीक नहीं होता। ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं लिखी यहाँ पर, ठीक है। इससे आगे वाला देखो, स्नेह, शैत्य और गौरव आदि गुणों के कारण आहार लेने से कफ का संचय होता है। अगर इस अवस्था में, ठीक है, ऐसे आहार लिए जाएंगे जो कि स्नेह से युक्त हैं, शीतलता से युक्त हैं, गौरव हैं, तो आपके कफ का संचय होगा, ठीक है। कफ का संचय अगर इस अवस्था में हो गया तो अल्टीमेट जो प्रकोप होता है, ठीक है, वो किस ऋतु में होता है? बसंत ऋतु में होता है। क्यों होता है? बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होती हैं और तीक्ष्णता की वजह से वो जो तीक्ष्ण किरणें हैं, जब वो कफ को, जब कफ जो है जो कि द्रवित नहीं हुआ है उसको द्रवित कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? क्लीन होकर कफज रोग को उत्पन्न करते हैं। सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से जो कफ है वो क्लीन हो जाएगा, क्लीन होकर फिर क्या, द्रवी भाव हो जाएगा उसका। द्रवी भाव होने की वजह से वो कफज जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे और कफ का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन भागवत पढ़ेंगे तब अच्छे से और आएगा, ठीक है। अब अल्टीमेट जो कफ है उसका समन कब होता है? समन कब बताया है ना? ग्रीष्म ऋतु में। कि ग्रीष्म ऋतु आती है, सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र हो जाती हैं, ठीक है, तीक्ष्ण किरणें हो जाती हैं। और पृथ्वी पर रहने वाली सभी औषधियों का स्नेह अंश भाग, जो जलीय भाव है, वो सोख लिया जाता है, ठीक है। शोधन नहीं हो जाता, शोषण हो जाता है। शोषण बोले, शोधन नहीं है, शोषण है, शोषण हो जाता है। जैसे ही स्नेह अंश चला जाएगा शरीर से तो क्या हो जाएगी? रुक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब रुक्षता बढ़ गई, स्नेहांश अपना समान हो गया, तो ये सब गुण क्या है? कफ के विपरीत गुणों के भाव को दर्शाता है और उससे कफ का समन आसानी से स्वाभाविक रूप से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है। ऐसे ही वायु का कारण दे रखा है। वायु का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्यों? क्योंकि हम भी जस्ट इसमें पढ़े हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं? रुक्षता बढ़ जाती है, स्नेहांश चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? अल्टीमेट वात के गुण बढ़ते हैं। तो वात के गुण बढ़ते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में इस समय वात का संचय होता है, ठीक है। ये सब दे रखा है। स्नेहांश का शोषण हो जाता है, लघु होते हैं सभी वस्तुओं का, और जल भी हल्का होता है, शरीर भी शुष्क रहता है, ठीक है। उस समय औषधियों का सेवन करने से लघु, रुक्ष और विशद गुण के कारण वायु का संचय हो जाता है। अब प्रावट ऋतु। प्रावट ऋतु में क्या होता है? इस बात का प्रकोप होता है, ठीक है। प्रावट ऋतु में बात का प्रकोप होता है। जब वर्षा ऋतु आरंभ होने पर शीतल हो जाते हैं, शरीर में भूमि निकल जाते हैं, शरीर में वायु के अनुकूल उन्मार्गमन वातजन्य व्याधि उत्पन्न होती है। इसमें कुछ लॉजिक दे नहीं रखा है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेट प्रकोप जो होता है वो प्रावट ऋतु में होता है, और समन जो होता है वो, समन जो बताया है उसका सही काल शरद ऋतु बताई हुई है कि शरद ऋतु में बात का समन हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? कि विसर्ग काल का मध्य होने से, सूर्य की किरणों में तीक्ष्णता ना होने से शरीर एवं जगत में स्निग्धता बढ़ जाती है, ठीक है। शरद ऋतु में अल्टीमेट क्या होता है? तीक्ष्णता ना होती है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तीक्ष्ण कम हो जाती हैं और स्निग्धता बढ़ जाती है। स्निग्धता कहाँ बढ़ती है? शरीर और जगत दोनों में, यानी इन्वायरमेंट में भी और बॉडी के अंदर भी। वो स्निग्धता क्या करती है? अपने रुक्ष गुण जो है बात का, उसके विपरीत काम करके वायु का समन कर देती है। तो ये इन्होंने टेबल फॉर्म में बता रखा है, इसको आप याद कीजिएगा एक बार, ठीक है। पित्त है, पित्त का संचय वर्षा ऋतु में बताया हुआ है। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में बताया हुआ है। पित्त का समन जो है वो हेमंत ऋतु में बताया हुआ है। ऐसे ही कफ है, संचय हेमंत ऋतु में, प्रकोप बसंत ऋतु में, और समन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में। बात का
संचय ग्रीष्म ऋतु में, प्रावट में प्रकोप और समन शरद में। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी अभी, जो गति पढ़ रहे थे, तीन तरह की गति, तो उसमें जब टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें प्राकृतिक और व्याकृत शब्द आया हुआ था, फिर उसको डिवाइडेशन उन्होंने कर रखा था। ठीक है, तो वो कैसा है देखो, गति कालकृता च येषां च या आद्य पुनरुच्यते गति च दुविधाम दृष्टा प्राकृति व्याकृति च। ठीक है, तो पहले जो गति है वो एक कालकृत और एक अकालकृत। ठीक है, अगर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो कालकृत जो पढ़ी थी हमने वो पढ़ चुके ऑलरेडी हम। ठीक है, वो जो टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें कालकृत में बताई थी अपन ने, संचय, प्रकोप और प्रशमन, ये कालकृत गति है। कालकृत का मतलब क्या है, जो अपने स्वाभाविक रूप से जो ऋतुएं चलती हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन है वो सब कालकृत गतियों में आता है। ठीक है, दूसरी जो अकालकृत गति है उनको फिर दोबारा से इन्होंने डिवाइड कर रखा है, एक तो प्राकृतिक और एक व्याकृत। ठीक है, प्राकृतिक गति का मतलब क्या है और व्याकृत गति का मतलब क्या है, तो एक तो जो गतियां होती हैं दोषों की, वो मान लीजिए ह्यूमन जो है वो हेल्दी है उसमें हो रही हैं, और एक हो रही है जो कि जिसको रोग हो चुका है। ठीक है, तो जिसको जो मतलब स्वास्थ्य पुरुष है, अगर उसमें जो गति हो रही है दोषों की, उस गति को अपन बोलेंगे प्राकृतिक गति। ठीक है, अगर रोगी में जो गति हो रही है उसको बोलेंगे व्याकृत गति। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जो होगी वो अल्टीमेट होगी किसमें, किसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो ऋतु के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और जो ऋतु के अकॉर्डिंग हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे, कालकृत गति। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने डिवाइड कर दिया इसको, प्राकृतिक वाली को कालकृत गति में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, पहले प्राकृतिक और व्याकृत भेद बताया उसने, प्राकृतिक व्याकृत में प्राकृतिक के जो भेद बताए वो कालकृत के ही भेद बताए हुए थे, कि संचय, प्रकोप और प्रशमन कैसे होता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसके डिवाइडेशन कर दिया। क्लियर, समझ में आया? जी सर। ठीक है, ओके। अब देखो, पित्त पित्ताद देवो ऊष्मणम पक्ति नराणाम उपजायते तच्च पित्तम प्रकोपितम विकारान कुरुते बहुन। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, पित्त जो है, पित्त की जो अपनी ऊष्मा है, ठीक है, पित्त की जो अपनी ऊष्मा है उससे ही वो खाना पचाता है। ठीक है, पित्त की अपनी ऊष्मा जो खुद की ऊष्मा है उसकी वजह से ही किसी मनुष्य का खाना पचता है। ठीक है, तत्च पित्तम प्रकुपितम, अगर ये पित्त प्रकुपित हो गया, प्रकुपित मतलब अपनी विकृत अवस्था में चला गया है, तो क्या करेगा, विकार करेगा, विकारान कुरते बहु। ठीक है, तो अगर मान लो प्राकृतिक अवस्था में है तो ये क्या करेगा, अन्न का पाचन करेगा। ठीक है, और अगर ये प्रकुपित अवस्था या विकृत अवस्था में चला गया तो विकार उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही कफ के संदर्भ में बोला है कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलोच्यते। अगर बल, वो क्या नाम है, कफ जो है, श्लेष्मा जो है वो अपने प्राकृतिक अवस्था में है तो उसे क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। ठीक है, अगर वो विकृत अवस्था में है तो उसको मल बोलेंगे। ठीक है, बल क्यों बोलेंगे कि श्लेष्मा प्राकृतिक अवस्था में बल देने वाला होता है। ठीक है, और विकृत अवस्था में मल की उत्पत्ति करता है। ठीक है, स च एव ओज स्मरता कायस्य पापमा उपदिश्यते। ठीक है, और उसी कफ के लिए आगे बोल रहा है कि जो प्राकृतिक है उसको ओज बोलते हैं, ओज कहा गया। ठीक है, और विकृत है तो उसको पाप भी बोलते हैं, पाप मतलब गलत चीज के लिए आया। ठीक है, विकृत को पाप भी कहा जाता है, विकृत किसको, विकृत कफ को। ठीक है, आगे से बात के लिए। ठीक है, तो सर्वाही चेष्टा बातें, सभी चेष्टाएं बात की वजह से होती हैं, प्राणान प्राणिना स्मर्त। ठीक है, प्राणियों के प्राण भी बात की वजह से हैं, तेनेव रोगा जायन्ते और तेन च उपरुद्धते। अगर इसका रुक गई बात तो बहुत सारे, अब बात प्रकोपित हो गई तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारे उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अगर बात रुक भी गई तो बात व्याकृत हो गई, तो व्याकृत अवस्था में जब शरीर में गमन करती तो व्याकृत वायु रोग को उत्पन्न करती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है,
इस तरह से आपका ये अध्याय नंबर 17 समाप्त होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है